गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स लेसन के अंतर्गत इस लेसन को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक आज पढ़ते हैं लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ विधियाँ और उसके बाद में जो लैंगिक जनन का ही एक मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ा था। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत कुछ विधियां या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ विधियां जो है वो थी मुकुलन, बडिंग, विखंडन, फीजन। विखंडन के अंदर द्विविखंडन, बहुविखंडन था, मुकुलन, बडिंग और विखंडन। उसके बाद में जैम्यूल के द्वारा होता है, जैम्यूल जो कि आंत संरचना के द्वारा बनता है स्पंज के अंदर, इस प्रकार से। और विखंडन जो प्रक्रिया है वो द्विविखंड अमीबा में है, बहुविखंडन प्लाज्मोडियम के अंदर है। मुकुलन का जो प्रकार है बडिंग है, मुकुलन, उसका मुकुल जो है हाइड्रा के अंदर है और ईस्ट कोशिकाओं के अंदर भी होता है मुकुलन। इसके अलावा बीजाणु बाइस्पोर के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बीजाणु बनते हैं, ओनिडिया होते हैं फंजाई के अंदर, यूरोथिक्स के अंदर बीजाणु बनते हैं। इन बीजाणुओं के द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। ये बीजाणु एक ही जनन के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बाद में पादपों के अंदर भी अलैंगिक जनन होता है। पादपों में अलैंगिक जनन दो प्रकार से बताया गया है, एक तो एपोनिक्सिस यानी कि असंग जनन, जिसको हमने पहले पढ़ा भी था, तो असंग जनन, और दूसरा होता है कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो कायिक प्रवर्धन जो है जिसके अंदर पादप के उसके अलावा अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा नए पादप या नई संतति का निर्माण हो जाता है, वो कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत काम में लिया जाने वाला जो अंग है वो प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहलाता है। बाद में कायिक प्रवर्धन जड़ों द्वारा, तनों द्वारा और पत्तियों के द्वारा संपन्न होता है। तो हमने इस कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत जड़ों के द्वारा कहा, जैसे शीशम के अंदर, अमरूद के अंदर, इनके अंदर जड़ों द्वारा होता है। फिर तनों के द्वारा, तनों में हम तीन प्रकार से पढ़े कि ऊपरी भूस तने जो है, भूमिगत तने भी हैं, अर्धवायु तने हैं और वायु तने हैं। तो भूमिगत तने जो जमीन के अंदर रहते हैं, जैसे कि कंद, आलू पड़ा, प्रकंद, धनकंद और शलकंद। कंद जो है आलू है, प्रकंद अदरक, हल्दी वगैरह, और फिर धनकंद है, अरबी है, चनीकंद, कचालू, इनके अंदर, और शलकंद प्याज और लहसुन के अंदर। इसके बाद में जो अर्धवायु तने आते हैं उनके अंदर ऊपरी भूस्थारी है, अंतभूस्थारी है, भूस्थरी है, इस प्रकार से उनकी भी उदाहरण पढ़े अपन। और वायु तनों के अंदर प्रणाप स्तंभ नागफनी का सबसे अच्छा उदाहरण पढ़ा हमने। प्रणाप स्तंभ नागफनी कैक्टस के अंदर जिसका वर्ण, जिसका तना जो है पूरा पत्ती के समान मोटा मासा हो जाता है और वही प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है तथा इसी तने के ऊपर कलिका या प्रस्थानी कलिकाएं पाई जाती हैं। अगर ये शाखा टूट कर गिर जाती है तो नए नागफनी के पादप को जन्म देती है। इस प्रकार से हमने इसके बाद में अलैंगिक जनन का महत्व पढ़ा था और आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, देखिए लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से बहुत भिन्न है। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक के द्वारा, अर्थात एक ही पेरेंट के द्वारा, एक ही जनक के द्वारा जनन प्रक्रिया होती है और उस अलैंगिक जनन में एक ही जनक से जनन प्रक्रिया के दौरान समान प्रकार के जीव बनते हैं, संतति बनती है। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं है। अलैंगिक जनन में दो प्रकार के जनक होते हैं जिनसे दो प्रकार के अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक। उन दोनों युग्मकों का संलयन होता है, उसके बाद में नई संतति बनती है। तो यहाँ पर जो अलग अलग जनकों से लक्षण आते हैं, इसलिए बनने वाली संतति या बनने वाला जो जीव है वो पहले वाले पेरेंट से बिल्कुल भिन्न होता है, समान नहीं होता है। जबकि अलैंगिक जनन के अंदर जनन करने वाले जीव अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं, वो क्लोन भी कहलाते हैं। तो लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले यानी कि एक नर और एक मादा, विपरीत लिंग वाले एगोनिक हैप्लॉइड विपरीत लिंग वाले एगोनिक यानी हैप्लॉइड नर युग्मक व मादा युग्मकों का संलयन, मिश्रण, निषेचन प्रक्रिया होती है। तो लैंगिक जनन के अंतर्गत दो प्रकार के, लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले दो प्रकार के युग्मक, जिसमें एगोनिक युग्मक होते हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत दो प्रकार के विपरीत लिंग वाले युग्मकों, विपरीत लिंग वाले जीवों के एगोनिक हैप्लॉइड नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट और मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट का संलयन होता है, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो लैंगिक जनन के अंतर्गत
दो विपरीत लिंग वाले जीवों के अगुणित नरयुग्मक और मादा युग्मकों का संलयन होता है। तो लैंगिक जनन की सबसे मुख्य कार्य है कि इसमें दो अलग अलग प्रकार के युग्मक होते हैं। ये युग्मक आपस में संयोजित होकर के, ये दोनों युग्मक आपस में संलयित या संयोजित होकर के क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। और ये युग्मनज कैसा होता है, द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है। युग्मक हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। और ये संयोजित होकर के द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं, जो विभाजन करके ये युग्मनज आगे विभाजन करके क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा और भ्रूण से नया जीव बन जाता है। तो युग्मक जनन के अंतर्गत ये घटनाएं होती हैं। नए जीव का निर्माण दो अलग अलग प्रकार के युग्मकों के संलयन से होता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण और नए जीव का निर्माण होता है। लैंगिक जनन को कई नामों से भी जानते हैं। सहजनन, इसे सहजनन यानी कि सिंजेनेसिस, उभय मिश्रण, एम्फीमिक्सिस भी कहा जाता है। उभय मिश्रण, सहजनन भी कहा जाता है तथा एम्फीगोनी भी कहते हैं। इस प्रकार से लैंगिक जनन को सहजनन, उभय मिश्रण, इसके अंदर क्यों, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के युग्मकों का आपस में संलयन होता है, इस कारण से इसे सहजनन कहते हैं। आगे देखिए, लैंगिक जनन के अंतर्गत यह जनन अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक जटिल है, विस्तृत भी है और बहुत धीमी प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन की तुलना में यह ज्यादा जटिल है, विस्तृत है और धीमी प्रक्रिया है। तीन शब्द आए यहाँ पर कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की तुलना में बहुत जटिल है, विस्तृत है और धीमी है। अब समझिए जटिल किस तरह से है, क्योंकि इसके अंदर बनने वाली संरचनाएं यानी कि युग्मक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बहुत ही लंबी प्रोसेस के बाद बनते हैं और काफी जटिल होते हैं। संरचना के अंदर भी, कार्यात्मक रूप से भी, उनके अंदर मिलने वाले जो मेटीरियल है उनके रूप में भी ये ज्यादा जटिल होते हैं। विस्तृत लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक जीवों में पाया जाता है। लैंगिक जनन ज्यादा जीवों के अंदर मिलता है, ज्यादा प्रकार की जातियों में, अधिक जातियों में, पेड़ पौधों की अधिक से अधिक जातियों में, जीव जंतुओं की अधिक से अधिक जातियों में लैंगिक जनन पाया जाता है। अतः यह बहुत ब्रॉडली है, बहुत विस्तृत है, बहुत जगहों पर अनेक प्रकार के जीव जंतु लैंगिक जनन के द्वारा ही जनन करते हैं। धीमी प्रक्रिया अलैंगिक जनन के अंतर्गत, अलैंगिक जनन पादप के अंदर अगर हो रहा है तो किसी कायिक भाग से हो रहा है, उस कायिक भाग को तोड़कर हम लगा देते हैं दूसरी जगह पर, तो वहां पर भी वह अंकुरित हो जाता है या प्रस्फुटित होकर के नया पादप बना लेता है। उसकी कायिक अवस्था उसमें आ चुकी होती है। तो लैंगिक जनन बहुत जल्दी हो जाता है। घास को अगर आप उखाड़ करके कहीं दूसरी जगह पर पटक देते हैं, वहां पर नमी है, पानी है, तो वहां पर प्रस्फुटित होकर वो घास बहुत जल्दी फैल जाती है। तो लैंगिक जनन बहुत तीव्र प्रक्रिया है, लेकिन लैंगिक जनन बहुत धीमी प्रक्रिया है। लैंगिक जनन के अंतर्गत पादप को लैंगिक जनन करने के लिए उसको जनन अवस्था में आना पड़ता है। उससे पहले वो लंबे समय तक कायिक अवस्था में रहता है। जंतुओं के अंदर उनकी किशोरावस्था आती है, फिर प्रजनन अवस्था आती है, तो उसके अंदर उनके अंदर मैच्योरिटी आती है, वो तब जनन होता है। फिर उनके अंदर युग्मक बनते हैं, युग्मक बनने के बाद उनका संलयन होता है, संलयन होने के बाद युग्मनज बनता है, फिर भ्रूण बनता है, फिर जीव बनता है। तो काफी लंबी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया नहीं है, बहुत धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे चलती है। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन जल्दी हो जाता है, जबकि लैंगिक जनन धीमी प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है। और इसी कारण से लैंगिक जनन के दौरान बनने वाली संततियों की संख्या कम भी होती है। अलैंगिक जनन से बहुत ज्यादा प्रकार की संततियां बनती हैं, जीव बनते हैं, लेकिन लैंगिक जनन से कम संततियों का निर्माण होता है। यह जनन इसके अंदर ये प्रक्रियाएं होती है, वो संलयन वगैरह होते हैं। इस कारण से लैंगिक जनन में से उत्पन्न संतति अपने जनक से, लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतति अपने जनक से तथा आपस में भी एक ही जनक से उत्पन्न होने वाली दो संततियां भी आपस में मेल नहीं खाती हैं, वो भी भिन्न भिन्न होती है। एक ही जनक से बनने वाली दो संततियां भी आपस में मेल नहीं खाती, वो भी भिन्न भिन्न होती है। तो लैंगिक जनन से बनने वाली जो जातियां हैं वो अपने जनक से बिल्कुल भिन्न होगी तथा आपस में भी वो भिन्न नहीं होती है। लैंगिक जनन के अंतर्गत कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ कार्य होते हैं जो लैंगिक जनन के अंतर्गत होते हैं। सबसे पहले इनके अंदर चाहिए होता है जनक। क्या है जनक? पहले लैंगिक जनन के अंतर्गत दो प्रकार के जनक होते हैं, एक नर जनक होता है और एक मादा जनक होता है। तो अधिकतर जंतुओं में लैंगिक जनन, जंतु और पादपों में, अधिकतर जंतुओं और पादपों में लैंगिक जनन के लिए दो प्रकार के जनक होते हैं, एक को मादा जनक कहते हैं और एक को नर जनक कहते हैं। उसके बाद आता है लैंगिक अंग।
लैंगिक जनन के अंदर दोनों जनकों के अंदर अलग अलग लैंगिक अंग या अलग अलग लैंगिक जननांग होते हैं। नर के जननांगों को नर जननांग जबकि मादा के जननांगों को मादा जननांग कहा जाता है। नर के जननांगों को नर लैंगिक अंग बोल सकते हैं, मादा के जननांग को मादा लैंगिक अंग भी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों के जीवन में, लैंगिक जनन करने वाले जीवों के जीवन में एक बार मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। किस समय होता है? जब युग्मक निर्माण होता है। तो युग्मक निर्माण के समय इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये जो जनक होते हैं वो द्विगुणित होते हैं, वो डिप्लॉइड होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन यानी कि आधा, गुणसूत्र आधे। तो यहाँ पर युग्मक जब बनेगा तो युग्मक अगुणित होगा। इसलिए लैंगिक जनन करने वाले जीवों के जीवन में एक बार जब युग्मक निर्माण होता है तब अर्धसूत्री या मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार से इनके अंदर युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है तो फिर बनते हैं युग्मक। अगला जो प्रोसेस होता है या अगली विशेषता है युग्मक। लैंगिक जनन करने वाले जीवों के अंदर दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवों के अंदर दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। एक को कहते हैं मादा युग्मक और एक को कहते हैं नर युग्मक। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, नर युग्मक और मादा युग्मक। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, दोनों प्रकार के जनकोष दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। एक युग्मक को मादा युग्मक, एक को नर युग्मक कहते हैं। इनमें से मादा युग्मक अचल होता है, जो चलने योग्य नहीं होता है, अचल होता है, जबकि नर युग्मक चल होता है, मोटाइल होता है, वो चलने योग्य होता है। नर युग्मक चल होता है और इस प्रकार से मादा युग्मक और नर युग्मक को अलग अलग नाम होते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं, जबकि मादा युग्मक को अंडाणु या एग या ओवम बोलते हैं। तो इस प्रकार से फीमेल जो गैमेट है उसको अंडाणु, नर युग्मक शुक्राणु जो है वो क्या है? चल है, मोटाइल होता है, चलने योग्य होता है। तो फीमेल गैमेट जो है वो अचल होता है, अलग गोल होता है, लगभग ओवम या एग या अंडाणु या अंडा कहलाता है। इसके बाद में अगली जो प्रक्रिया होती है, युग्मक बन गए तो अब होगा निषेचन। लैंगिक जनन करने वाले जीवों के अंदर दो प्रकार युग्मक बनते हैं, दोनों प्रकार के युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं, या यूं कहें दो अलग अलग जनकों की दो अलग अलग प्रकार के अगुणित युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। तो अगुणित युग्मकों का संयोजन होता है और इसके बाद बनता है युग्मनज, जाइगोट। जाइगोट का निर्माण जब यह दोनों युग्मक, जब दोनों युग्मक आपस में संलयित हो जाते हैं तो दोनों युग्मकों के संयोजन से बनी हुई संरचना को युग्मनज कहते हैं। युग्मनज द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है। युग्मनज बारंबार विभाजन करके भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण करता है और इसके अंदर बार बार कोशिका विभाजन होते रहते हैं। कोशिका विभाजन होने से इनके अंदर एक भ्रूण का निर्माण हो जाता है इनसे, और भ्रूण से आगे चल करके जीव बन जाता है। तो युग्मनज जो है दो अलग अलग प्रकार के युग्मकों के संलयन के दौरान बनी हुई संरचना है जो द्विगुणित होती है। इसके अंदर बारंबार कोशिका विभाजन और विभेदीकरण प्रक्रिया होती है। कोशिका विभाजन और विभेदीकरण प्रक्रिया के बाद में इससे भ्रूण और भ्रूण से जीव का निर्माण या संतति का निर्माण होता है। इसके बाद में अगला जो प्रोसेस है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था इसके बाद में अगला विशेषता या अगली कार्य, अगली कंडीशंस होती है युग्मक जनन की। तो जुवेनाइल फेज, किशोरावस्था या जुवेनाइल फेज क्या है? ये एक अप्रजनन अवस्था है, अप्रजनन अवस्था जिसमें जीव प्रजनन नहीं करता, यह अप्रजनन अवस्था है। इस अवस्था के अंदर जीव मैच्योरिटी प्राप्त करने के लिए आगे विकसित होता रहता है। अर्थात जीवों में युग्मनज बनने के बाद से लेकर के युग्मनज बनने के बाद जीवों में या युग्मनज बनने के बाद में तुरंत बाद में उनमें जनन करने की क्षमता विकसित नहीं होती। तो जब जनन करने की क्षमता विकसित नहीं होती, जनन करने की क्षमता जब उनमें आती है उस समय तक का जो अप्रजनन काल होता है उसे किशोरावस्था या जुवेनाइल फेज कहते हैं। युग्मनज के विकास से उत्पन्न हुए नए प्राणी में
युग्मक निर्माण की क्षमता तुरंत विकसित नहीं होती, उनके अंदर जनन करने की क्षमता तुरंत विकसित नहीं होती, उनके अंदर कुछ समय लगता है, निर्माण की तुरंत विकसित नहीं होती। इस अप्रजनन अवस्था को, इस अप्रजनन काल को किशोरावस्था कहते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं। इसके बाद में लैंगिक जनन की जो विशेषता है वो अगली अति धीमी प्रक्रिया। ये तो है ही भाई, आपको पहले बता दिया था मैंने कि लैंगिक जनन अति धीमी प्रक्रिया है, कई प्रोसेस होती हैं। युग्मनज बनता है, युग्मनज के बाद में उससे भ्रूण विकसित जीव होता है, उसकी किशोरावस्था चलती है, बाद में कायिक अवस्था चलती है, फिर उनके अंदर भी युग्मक बनते हैं, युग्मक बनने के बाद युग्मक संलयन होता है, निषेचन होता है, युग्मनज भ्रूण बनता है। तो ये धीमी प्रक्रिया है तथा इससे उत्पन्न होने वाले संततियों की संख्या भी कम होती है। तो लैंगिक जनन एक धीमी प्रक्रिया है और अलैंगिक जनन की तुलना में धीमी प्रक्रिया है तथा इससे बनने वाले संततियों की संख्या भी कम होती है। विभिन्नताएं, लैंगिक जनन का सबसे एक अच्छा इंपॉर्टेंट लक्षण या विशेषता विभिन्नताएं, वेरिएशंस, ये भी है। विभिन्नताएं क्या है? लैंगिक जनन के दौरान दो अलग अलग प्रकार के युग्मक, दो अलग अलग जनकों के युग्मक, एक नर जनक एक मादा जनक है, एक नर युग्मक बनाएगा एक मादा युग्मक बनाएगा, उन अलग अलग प्रकार के युग्मकों का संलयन होता है। तो इससे बनने वाली संतति में विभिन्नताएं आती हैं, वेरिएशंस आते हैं, कुछ नए लक्षण आते हैं। ये विभिन्नताएं जीव को बदलते मौसम या बदलते वातावरण के अंदर उसको अनुकूलित होने के लिए आवश्यक होती है, सर्वाइव करने के लिए आवश्यक होती है। इन विभिन्नताओं से ही विकासशील जो प्रक्रम है, जातिवंती विकास प्रक्रम है, वो बनता है, अर्थात नई नई जातियों का निर्माण भी हो जाता है लंबे समय तक चलते रहने से। तो लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मकों के संलयन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जिससे संतति में लाभदायक लक्षण व हानिकारक लक्षण दोनों आ सकते हैं। हानिकारक भी आ सकते हैं, लाभदायक भी आ सकते हैं। अगर जनकों के अच्छे लक्षण होंगे लाभदायक तो लाभ तक आएंगे, अगर जनकों के अंदर हानिकारक लक्षण होंगे तो हानिकारक भी आ सकते हैं, परंतु विभिन्नताएं जरूर आती हैं। अवस्थाओं का एकांतरण, अगला जो अपना अगली जो विशेषता है लैंगिक जनन की वो है अवस्थाओं का एकांतरण। देखिए भाई, जनक जो है या जीव है, जनक है, नर युग जनक है, मादा जनक है या नर जनक है, दोनों ही क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं, टू-एन होते हैं। द्विगुणित होने के बाद द्विगुणित होते हैं, उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है और अगुणित अवस्था होती है। ऐसे ही नर के अंदर भी मियोसिस होता है और अगुणित अवस्था के दौरान अर्ध विभाजन होता है और युग्मक बनते हैं। इन युग्मकों के आपस में संलयन होने से फिर से द्विगुणित अवस्था आ जाती है। फिर ये युग्मनज होगा, युग्मनज भ्रूण बनेगा, जीव होगा, विकसित होगा, फिर इसके अंदर भी विभाजन होगा और अगुणित अवस्था आएगी। दो होंगे तो उनके आपस में फिर संलयन होगा, फिर द्विगुणित। तो लैंगिक जनन के अंतर्गत पीढ़ियों का एकांतरण होता है, अर्थात द्विगुणित पीढ़ी और अगुणित पीढ़ी के अंतर्गत, यानी एक बार द्विगुणित होता है, फिर अगुणित, फिर द्विगुणित, फिर अगुणित, ऐसे अवस्थाओं का एकांतरण होता रहता है। जीवन चक्र के अंदर अगुणित द्विगुणित अवस्थाओं का एकांतरण होता रहता है। ये था लैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं, लैंगिक जनन के अंदर क्या क्या कार्य होते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं लैंगिक जनन की जीवन चक्र की अवस्थाएं। अगला टॉपिक है लैंगिक जनन के अंतर्गत ही है, लैंगिक जनन के अंतर्गत ही अपन पढ़ रहे हैं अब जीवन चक्र की अवस्थाएं या जीवन की अवस्थाएं। जीवन चक्र की अवस्थाएं, तो जीवों के अंदर लैंगिक जनन होने के लिए उनमें लैंगिक जनन के लिए तैयार होना और उसके बाद में इन सभी घटनाओं को एक क्रम से ये व्यवस्थाएं आती हैं। तो जीवों के अंदर या पादपों के अंदर या जंतुओं के अंदर दोनों में ही जो जीवन चक्र की अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। अगर वैसे देखा जाए तो कई अवस्थाएं आती हैं। सबसे पहले बर्थ होता है, जन्म होता है, उसके बाद में जुवेनाइल फेज होती है, फिर प्रजनन प्रावस्था होती है, उसके बाद में जीर्णावस्था होती है, सेनेसेंट, और उसके बाद में डेथ। लेकिन अपन यहाँ पर मुख्य रूप से 3 फेज के बारे में पढ़ेंगे। एक किशोरा अवस्था, फिर प्रजनन अवस्था, उसके बाद में जीर्णावस्था। ये 3 प्रावस्थाएं जीवन के अंदर चलती हैं।
जीवन के चक्र की अवस्थाएं जो है वो 3 अवस्थाएं हैं। किशोरावस्था, जुवेनाइल फेज, प्रजनन प्रावस्था या प्रजनन अवस्था, रिप्रोडक्टिव फेज और जीर्णावस्था सेनेसेंट फेज। किशोरावस्था पहले चलते हैं। किशोरावस्था एक अप्रजनन काल है, पहले भी आया था। अप्रजनन समय है। इस समय के अंदर जीव के अंदर तीव्रता से वृद्धि भी होती है, उसके अंदर बहुत वृद्धि होती है, उसकी मांसपेशियां, उसका शरीर की संरचना, मांसपेशियों की मजबूती आदि बढ़ती चली जाती है। पादपों के अंदर किशोरावस्था जो है उनके अंदर विभिन्न पत्तियों के अंदर इनमें कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। तो यह किसी प्राणी के जीवन चक्र का पूर्व प्रजनन काल होता है, प्रजनन से पहले का काल होता है। इस काल में प्राणी में तीव्रता से वृद्धि होती है, क्योंकि इसे तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। तीव्रता से वृद्धि होती है, बहुत सारी संरचनाएं, रंग रूप बदल जाता है, शरीर बदल जाता है काफी। तो किशोरावस्था तीव्रता वाली वृद्धि होती है, बहुत तीव्र वृद्धि होती है और किसी प्राणी के समस्त स्रोत वृद्धि एवं विकास की उपयोग में हो जाते हैं। अर्थात किसी प्राणी के अंदर जो भी अंग हैं या स्रोत हैं, समस्त स्रोत अंग ये सभी वृद्धि के लिए उपयोग हो जाते हैं। किशोरावस्था में विभिन्न संरचनाएं उत्पन्न होती हैं। पादपों के अंदर भी, जीवों के अंदर भी अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे किशोरावस्था को पहचाना जा सकता है। मानव की बात करें तो मानव के अंदर किशोरावस्था आने पर उसके शरीर के अंदर काफी परिवर्तन आता है। एक बालक की बात करें अपन, तो बालक के अंदर किशोरावस्था जब शुरू होती है 12 साल के बाद में, जो टीनेज कहते हैं 13 से शुरू होती है, तो उस समय उसके अंदर चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, कंधे तोड़े होना, मांसपेशियां मजबूत होना, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण बढ़ना, ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो जाती है। तो पादपों के अंदर भी, जंतुओं के अंदर भी किशोरावस्था के दौरान कई परिवर्तन आते हैं। पक्षियों के अंदर विभिन्न आकार, पत्तियों के अंदर विभिन्न आकार की पत्तियां जो है वो अलग अलग आकार की जाती हैं। अगर सरसों की बात करें, अगर ध्यान देते हो तो सरसों में जो पादप है शुरुआत में जो उगता है, बड़े बड़े पत्ते लगते हैं, उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, लेकिन जब उसमें फूल आने की जो प्रक्रिया होती है, फूल आने से पहले का समय होता है, उस समय वो पत्तियां नुकीली और लंबी पतली हो जाती हैं। तो पत्तियों के अंदर परिवर्तन आता है। पादपों के अंदर, पक्षियों के अंदर विभिन्न सुरक्षित करने वाले अंग बन जाते हैं, पक्षियों के अंदर विभिन्न सुरक्षित करने वाले अंग। किशोरावस्था को पादपों के अंदर किशोरावस्था नहीं कहते, क्योंकि पादप किशोर नहीं है। किशोरावस्था को पादपों के अंदर क्या कहते हैं? कायिक अवस्था कहते हैं। पादपों में इसे कायिक अवस्था कहा जाता है, वेजिटेटिव फेज कहते हैं। तो पादपों के अंदर यह क्या कहलाती है? कायिक अवस्था कहलाती है। और पादप जो है वो काफी समय तक कायिक अवस्था में रहते हैं। लैंगिक जन्म करने वाले पादप तो कायिक अवस्था में काफी समय तक रहते ही हैं। इसके बाद आता है दूसरी अवस्था, प्रजनन प्रावस्था, रिप्रोडक्टिव फेज। प्रजनन प्रावस्था, रिप्रोडक्टिव फेज। तो इस समय के अंदर परिवर्तन कम हो जाते हैं, वृद्धि थोड़ी धीमी हो जाती है और जीव के अंदर युग्मक निर्माण शुरू हो जाता है। जीव में युग्मक निर्माण शुरू हो जाता है, वृद्धि कुछ धीमी हो जाती है, वो प्रजनन करने लग जाता है। यह प्राणियों के जीवन चक्र की वह अवस्था है जिसमें प्राणी प्रजनन करता है, जनन करता है। इस अवस्था के आरंभिक काल को, इस अवस्था की शुरुआत को, आरंभिक काल को पब्यूरिटी या यौनारंभ कहते हैं। पब्यूरिटी या यौनारंभ कहा जाता है। शुरुआती काल को यौनारंभ या पब्यूरिटी कहते हैं, पबर्टी कहते हैं। इस काल में लैंगिक अंगों का विकास हो जाता है या होने लगता है। लैंगिक अंगों का विकास, परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। प्राणी में वृद्धि धीमी हो जाती है। पादपों में यह अवस्था पुष्पों के उत्पन्न होने से शुरू होती है। पादपों के अंदर यह अवस्था पुष्पों के उत्पन्न होने से शुरू होती है। पादपों के अंदर प्रजनन प्रावस्था के दौरान फूल आने शुरू हो जाते हैं और फूल आना पादप को शो करता है, प्रदर्शित करता है कि उनकी प्रजनन प्रावस्था शुरू हो गई है। लैंगिक दृष्टि से 2 प्रकार के पुष्पधारी पादप होते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बता देते हैं। प्रजनन प्रावस्था चल रहा है। प्रजनन प्रावस्था के अंदर लैंगिक जन्म से जन्म करने वाले पादपों के अंदर 2 प्रकार के पुष्पधारी पादप होते हैं। 2 प्रकार के पुष्पधारी पादप, मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक पादप। मोनोकार्पिक, हिंदी मोनोकार्पिक लिख सकते हो आप, मोनोकार्पिक, ठीक है। और दूसरे होते हैं सेकंड, पॉलीकार्पिक। मोनो यानी एक, कार्पस यानी अंडा से, फल आदि। पॉलीकार्पिक और मोनोकार्पिक। हम पहले पढ़ते हैं पॉलीकार्पिक, मोनोकार्पिक का। तो ऐसे पादप जो अपने जीवन में सिर्फ एक बार पुष्प उत्पन्न करते हैं, उनसे फल बनते हैं,
और फल बनने के बाद वो पादप मृत हो जाते हैं। ऐसे पादप ऐसे पादप जो अपने जीवन में सिर्फ एक पुष्प पुष्प धारण करते हैं, फल आते हैं, फल बनते हैं और फल बनने के बाद में वो मृत हो जाते हैं, वो पादप नष्ट हो जाते हैं। अधिकांश फसली पादप ऐसा ही करते हैं। अधिकांश फसली पादपों के अंदर वो फसली पादप एक बार पुष्प धारण करता है। गेहूं है, बाजरा है, मक्का, जौ, ज्वार, सरसों, मूली, गाजर, ये सभी पादप जो है एक बार पुष्प धारण करते हैं, उनसे फल बनते हैं या बीज बनते हैं और फिर वो मृत हो जाते हैं। तो वे पौधे जो अपने जीवन काल में एक बार पुष्प धारण करते हैं, पुष्प धारण करने के पश्चात वे फल उत्पन्न करते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। गेहूं, चावल, मूली, गाजर, अधिकांश फसली पादप इस प्रकार के होते हैं। कुछ बहुवर्षीय पादप भी, एक उसको ध्यान दीजिएगा फिर से, मोनोकार्पिक जो प्लांट है वो प्लांट जीवन में एक बार पुष्प उत्पन्न करते हैं। एक बार पुष्प उत्पन्न करने के बाद में वो फल धारण करते हैं उन पुष्पों से और फल धारण करने के बाद में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे गेहूं, चावल, मूली, गाजर और अधिकांश फसली पादप। इसके बाद में ये जो पादप है गेहूं, चावल, मूली, गाजर, ये एक वर्षीय पादप है जो साल में एक बार बोए जाते हैं और एक ही बार अपने फल उत्पन्न करते हैं बस। लेकिन कुछ बहुवर्षीय पादप भी ऐसे हैं, कुछ बहुवर्षीय पादप भी ऐसे हैं जो जीवन में एक बार ही फूल उत्पन्न करते हैं, उनसे फल बनते हैं, वो मृत हो जाते हैं। होते हैं बहुवर्षीय, कई सालों तक जीवित रहते हैं स्वयं तो, लेकिन कई सालों तक वो कायिक अवस्था में बने रहते हैं। कई सालों तक वो कायिक अवस्था में बने रहते हैं और एक ही बार उनमें प्रजनन प्रावस्था आती है, उस समय एक बार वो फल उत्पन्न पुष्प धारण करते हैं, फूल उत्पन्न करते हैं, उनसे फल बनते हैं और उसके बाद वो पादप भी मृत हो जाते हैं। तो कुछ बहुवर्षीय पौधे भी मोनोकार्पिक होते हैं। बहुवर्षीय है, बहुत कई सालों तक जीवित रहते हैं, लेकिन मोनोकार्पिक अर्थात जीवन में एक बार पुष्प धारण करने वाले होते हैं। बांस की प्रजातियां, कई प्रकार की प्रजाति है बांस की। बम्बूसा है, उल्टा है और बम्बूसाइडी भी होता है, या मेलोकोना बोल देते हैं, बम्बूसा, बम्बूसाइडी, टुल्डा। तो ये ऐसे पादप हैं जो बहुवर्षीय हैं। ये लगभग 48 से 100 वर्ष तक 48 से 100 वर्ष तक कायिक अवस्था में रहते हैं, कायिक अवस्था में। और उसके बाद इनके अंदर फूल आते हैं और फूल आने के बाद उनसे फल उत्पन्न होते हैं और ये फिर मृत हो जाते हैं। तो ये भी जीवन में एक ही बार पुष्प धारण करते हैं, अतः ये भी मोनोकार्पिक होते हैं, परंतु बहुवर्षीय है। बम्बूसा, टुल्डा, बम्बूसाइडी, ये सभी होते हैं, जीवन में एक बार पुष्प धारण करेंगे। 48 से 100 वर्ष तक कायिक अवस्था में रहती हैं, तो एक बार पुष्प फल उत्पन्न करते हैं और फिर मृत हो जाते हैं। ये इसके बाद में एक पादप है जो तमिलनाडु की पहाड़ियों पर होता है। तमिलनाडु की पहाड़ियों पर एक पादप जिसको कुरुंजिनी बोलते हैं, कुरुंजिनी या फिर स्ट्रोबिलैंथस, स्ट्रोबिलैंथस कुंसियाना, स्ट्रोबिलैंथस कुंसियाना। नीलगिरी, तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलने वाला ये पादप स्ट्रोबिलैंथस कुंसियाना 12 वर्ष में एक बार पुष्प धारण करता है। 12 वर्ष में एक बार पुष्प धारण करता है। इसके नीले रंग के फूल आते हैं। तो जब इसके फूल आते हैं 12 वर्ष में, तो जब 12 वर्ष में जब फूल आए और उसे बहुत सारे बीज बने, फल बने और उनसे बीज, वो बीज जब जमीन पर गिरते हैं तो वो अंकुरित होते हैं। वो बीज अंकुरित होने के बाद 12 वर्ष में वो पादप, उन बीजों से पादप बनेंगे, वो 12 वर्ष में परिपक्व होंगे और 12 वर्ष बाद उन सभी पादपों में एक साथ फूल आएंगे। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर इस प्रकार से जब एक साथ बहुत सारे पादपों पर नीले रंग के फूल आते हैं, तो उन पादपों के ऊपर नीले रंग के फूलों की चादर से बिछ जाती है, कालीन से बिछ जाते हैं। उस समय वहां पर, उस स्थान पर पर्यटकों का आवागमन ज्यादा होता है देखने के लिए, क्योंकि बहुत मनमोहक दृश्य होता है। तो स्ट्रोबिलैंथस कुंसियाना पादप 12 वर्ष में एक बार पुष्प धारण करता है। इसमें जब पुष्प उत्पन्न होते हैं तो उस समय नीले रंग के पुष्प होते हैं। पुष्प उत्पन्न होते हैं तो बहुत सारे पुष्प एक साथ उत्पन्न होते हैं बहुत सारे पेड़ों पर, जिससे तमिलनाडु नीलगिरी की पहाड़ियों पर नीले पुष्पों की चादर से बिछ जाती है। इस कारण से वहां पर उस वर्ष आवागमन, पर्यटकों का आवागमन ज्यादा होता है। अब जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो दिया हुआ है कि इसमें
अभी जो एनसीईआरटी बुक बदला नहीं गया है, प्रिंट वैसा का वैसा ही है। तो 2006 में, सितंबर 2006 के अंदर इसमें पुष्प उत्पन्न हुए थे। सितंबर 2006 में, सॉरी सितंबर अक्टूबर 2006 में। उस समय नीलगिरी कर्नाटक तमिलनाडु और नीलगिरी तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ियां कर्नाटक आदि के अंदर सुंदर नीले पुष्पों की चादर से बिछ गई, जिस कारण से वहां पर पर्यटकों का आवागमन ज्यादा हुआ। 2006 लिखा हुआ है बुक में, 2006 में आप 12 वर्ष जोड़ लीजिए तो लगभग 18 के अंदर से पुष्प आए होंगे। तो 2018 के अंदर भी ये जो प्रक्रिया है ये 2018 में फिर दोहराई गई होगी। 2018 में इनमें फिर से पुष्प उत्पन्न हुए हैं और इनमें वही उसी प्रकार से सुंदर नीले रंग की चादर से बिछ जाती है। ध्यान रखें, स्ट्रोबिलैंथस कुंसियाना एक पादप है जो कर्नाटक तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर इन पर उगता है। इसके अंदर 12 वर्ष में एक बार पुष्प उत्पन्न होते हैं। और बहुवर्षीय पादप है बम्बूसा टुल्डा या बम्बूसाइडी के अंदर भी 4800 वर्ष तक कायिक अवस्था में रहता है, एक बार पुष्प धारण करता है, उसके बाद ये मृत हो जाते हैं। तो ये था मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक क्या है कि ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प व फल उत्पन्न करते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मोनोकार्पिक कहलाते हैं। ये अधिकांश फसली पादप होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मूली, गाजर एक वर्षीय पादप है। लेकिन कुछ बहुवर्षीय पादप बम्बूसा टुल्डा, बम्बूसाइडी या मेलाकोना भी मोनोकार्पिक होते हैं। बम्बूसा की जो प्रजातियां होती हैं, बांस की प्रजातियां होती हैं, वो 48 से 100 वर्ष तक कायिक अवस्था में रहती हैं और एक बार उसके बाद में एक बार पुष्प फल उत्पन्न करके फिर मृत हो जाती हैं। इसी प्रकार से तमिलनाडु की नीलगिरी और कर्नाटक के अंदर पहाड़ियों पर मिलने वाला पादप कुंजिनी या स्ट्रोबिलैंथस कुंसियाना 12 वर्ष में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। इसके बाद चलते हैं अपन पॉलीकार्पिक। ये क्या है पॉलीकार्पिक? पॉलीकार्पिक पादप वे होते हैं जो परिपक्वता आने के बाद हर मौसम के अंदर फल, पुष्प और फल उत्पन्न करते हैं। तो ये बहुवर्षीय पादप होते हैं। बहुवर्षीय पादप जो परिपक्व होने पर एक विशिष्ट मौसम में पुष्प उत्पन्न करते हैं। जब परिपक्व हो जाएंगे तो विशिष्ट मौसम में हर साल उनका जो अनुकूल मौसम होगा उस मौसम के अंदर वो पुष्प उत्पन्न करेंगे, उनसे फूल बनेंगे। बहुवर्षीय पादप होते हैं आम, सेब, नीम, अंगूर, संतरा, नींबू, बहुत सारे ऐसे पादप हैं जो कि पॉलीकार्पिक। आम, नींबू, संतरा, सेब, नीम, पीपल, बरगद सभी क्या है पॉलीकार्पिक। इनका अंतरपुष्पीय काल स्रोतों की उत्पत्ति के लिए बहुत लाभदायक होता है। इनका जो पुष्पीय काल है वो स्रोतों की उत्पत्ति के लिए लाभदायक है, क्योंकि उस समय जब इनमें पुष्प आते हैं तो उन पुष्पों से कई प्रकार के और भी प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, उत्पाद प्राप्त होते हैं। पुष्पों के द्वारा शहद भी प्राप्त होता है, उनके द्वारा अन्य चीजें, पुष्पों से बहुत कुछ बनाया भी जाता है। फल उत्पन्न होते हैं तो फलों भी उनसे भी बहुत उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्योंकि जो अंतरपुष्पीय काल होता है स्रोतों की उत्पत्ति के बहुत लाभदायक होता है। इस काल को पुनरुत्पत्ति काल कहा जाता है। वो पादप फिर से नए फल धारण करता है तो पुनरुत्पत्ति काल कहते हैं। ये था पादपों के अंदर प्रजनन प्रावस्था। पादपों के अंदर मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक दो प्रकार से पादप पाए जाते हैं। लेकिन जंतुओं के अंदर ये पॉलीकार्पिक, मोनोकार्पिक जंतुओं के लिए कुछ नहीं है। तो जंतुओं में क्या होता है कि जंतुओं में प्रजनन काल के आधार पर जंतुओं को दो प्रकार से बांटा गया है। जंतुओं को प्रजनन काल के आधार पर दो प्रकारों में बांटा गया है। एक तो होते हैं मौसमी प्रजनक, और एक होते हैं दूसरे सतत प्रजनक। सतत प्रजनक और मौसमी प्रजनक। मौसमी प्रजनक नाम में आप समझ गए होंगे मौसमी प्रजनक क्या है, यानी कि जंतुओं के लिए जब उनका प्रजनन का मौसम आता है तो उसी मौसम के अंदर वो प्रजनन करते हैं, वर्ष भर या जीवन भर प्रजनन नहीं करते हैं। ऐसे जंतु जो उनके विशेष मौसम के अंदर ही प्रजनन करते हैं उसे मौसमी प्रजनक कहा जाता है। मौसमी प्रजनक एक वर्ष के निर्धारित काल में ही प्रजनन करते हैं, जैसे मेंढक, छिपकली, हिरन, पक्षी आदि। तो मौसमी प्रजनक जो होते हैं वर्ष में एक निर्धारित काल में ही प्रजनन करते हैं। और वो जो जंतु है जैसे मेंढक है, छिपकली है, मेंढक, छिपकली, हिरन, पक्षी आदि और भी है। तो ऐसे जंतु जो वर्ष में सिर्फ अपने अनुकूल मौसम में ही, निर्धारित काल में ही प्रजनन करते हैं उन्हें मौसमी प्रजनक कहते हैं। मौसमी प्रजनक जंतु जो है जीवन में जब निर्धारित काल होगा तो प्रजनन करेंगे। परंतु सतत प्रजनक की बात करें तो सतत प्रजनक जंतु है वो वर्ष भर प्रजनन करने योग्य बने रहते हैं। सतत प्रजनक अपने लैंगिक परिपक्वता के काल में किसी भी समय प्रजनन कर सकते हैं।
शतक प्रजनक जंतु है। लैंगिक रूप से परिपक्व होने के बाद में वो लैंगिक परिपक्वता के काल में कभी प्रजनन कर सकते हैं, किसी भी वक्त प्रजनन प्रक्रिया होती रहती है। ऐसे जंतुओं को शतक प्रजनक कहते हैं, अर्थात ये वर्ष पर्यंत प्रजनन प्रक्रिया कर सकते हैं। एक विशेष जो समय होता है, साइकिल होता है, चक्र होता है, उस टाइम के बाद में उनके अंदर साल में कई बार इस प्रकार के चक्र उत्पन्न होते हैं। इस कारण से शतक प्रजनक कहा जाता है। वर्ष पर्यंत ये प्रजनन प्रक्रिया कर सकते हैं। जैसे उदाहरण कहे हैं इनमें दुधारू पशु, दुधारू पशु है, मुर्गियां हैं, मुर्गियां दुधारू पशु, चूहे, खरगोश, मनुष्य, रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, तो ये सब प्रजनक होते हैं जो कि वर्ष में किसी परिपक्वता काल में किसी भी समय प्रजनन कर सकते हैं। मुर्गी पालन बाड़ों में अपन देखते हैं, मुर्गी पालन बाड़ों में मुर्गियां वर्ष भर अंडे देती हैं, तो उनमें वर्ष भर प्रजनन प्रक्रिया चालू रहती है, इस कारण से वर्ष भर अंडे देती है। मुर्गियों का इस प्रकार से मानव कल्याण के लिए प्रजनन जाति के आर्थिक दोहन का एक उदाहरण है। ये मुर्गियों को इस प्रकार से उपयोग करना मानव जाति के लिए आर्थिक शोषण का एक उदाहरण है। ये कि मानव अंडे प्राप्त करने के लिए, उन अंडों से धन प्राप्त करने के लिए उन मुर्गियों का शोषण करते हैं, तो आर्थिक शोषण का एक ये उदाहरण है, ध्यान रखिए। मुर्गी पालन बाड़ों के अंदर वर्ष भर मुर्गियां अंडे देती है। इसके बाद में अपराधारी जो जंतु होते हैं, यानी कि जो ऐसे जंतु जो अपरा के द्वारा अपने शिशु को अपने गर्भ में जोड़े रखते हैं, अपरा प्लेसेंटा के द्वारा उनके शिशु गर्भ में जुड़े रहते हैं और वो बच्चे उत्पन्न करते हैं, तो अपराधारी जंतु होते हैं। उनके अंदर भी वो भी शतक प्रजनक होते हैं, परंतु उनके अंदर प्रजनन की जो व्यवस्था है निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है, महीना, 1.5 महीना, जो भी अलग अलग होता है, सभी के अंदर जंतुओं के अंदर अलग अलग प्रकार से उनका चक्र होता है। अपराधारी स्तनधारियों में मादाएं अंडाशय की सक्रियता से सहायक नलिकाओं में हार्मोनों से अपनी प्रजनन अवस्था के दौरान निरंतर परिवर्तन दर्शाती हैं। अंडाशय के अंदर सहायक नलिकाओं से और इनकी और हार्मोनों से अपनी प्रजनन अवस्था के अंदर निरंतर या एक चक्रिक रूप से परिवर्तन दर्शाती हैं। इस प्रकार से मादाओं के अंदर चक्र मिलते हैं, तो ये चक्र 2 प्रकार के होते हैं। तो मादा अपराधारी स्तनधारी होते हैं, प्लेसेंटल जो मेमल्स होते हैं, अपराधारी प्लेसेंटा वाले स्तनधारी होते हैं, उनमें मादाएं अंडाशय की सक्रियता से सहायक नलिकाओं में हार्मोनों से अपनी प्रजनन अवस्था के अंदर निरंतर परिवर्तन दर्शाती हैं, चक्रीय परिवर्तन दर्शाती हैं। और ये चक्र 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के चक्र होंगे, कौन कौन से? एक होता है रज चक्र, मेनिस्ट्रुअल साइकिल, और दूसरा होता है मध्य चक्र, ओएस्ट्रल साइकिल। रज चक्र और मध्य चक्र। पहले हम जानते हैं रज चक्र। यह चक्रीय परिवर्तनों का एक क्रम है, यह चक्रीय परिवर्तनों का एक क्रम है जो निश्चित समय के बाद दोहराया जाता है। इस समय के अंतर्गत रज चक्र के दौरान अंडाशय में अंडाणु परिपक्व होता है, वो परिपक्व अंडाणु अंडवाहिनी में आता है, उसका निषेचन होता है। निषेचन नहीं होता है तो वो अंडाणु भी और गर्भाशय की जो आंतरिक है वो टूट कर योनि मार्ग के द्वारा बाहर आ जाता है। यह जो चक्र है, चक्रीय परिवर्तन, ये चक्र कब तक चलता है? यह चक्र रजोदर्शन मेनार्क से लेकर के रजो निवृत्ति मेनोपॉज तक चलता है। रजो दर्शन से लेकर रजो निवृत्ति तक, अर्थात रजो दर्शन क्या है? मादाओं के सबसे पहले होने वाला मासिक धर्म, मादाओं में सबसे पहले होने वाला मासिक धर्म रजो दर्शन कहलाता है। और अंतिम जो रज चक्र होता है या अंतिम मासिक धर्म होता है उसे रजो निवृत्ति कहते हैं, अर्थात रज चक्र का बंद हो जाना रजो निवृत्ति कहलाता है। और प्रथम बार रज चक्र उत्पन्न होना या प्रथम बार रज चक्र शुरू होना रजो दर्शन कहलाता है। तो रज चक्र जो है वो रजो दर्शन से लेकर रजो निवृत्ति का एक चक्रीय परिवर्तन है मादाओं के अंदर से लेकर के जो जिसमें रजो दर्शन से लेकर रजो निवृत्ति तक मादा प्राइमेट्स जैसे बंदर है, लंगूर है, मनुष्य है कि अंडाशय प्रजनन मार्ग में अंडाशय प्रजनन मार्ग का अंत स्तर नियमित निकलता रहता है।
रजो दर्शन से लेकर रजो निवृत्ति तक मादाओं के अंदर अंडाशय गर्भाशय का अंत स्तर जो है एक नियमित रूप से निकलता रहता है, जो रज चक्र के रूप में रक्त के साथ बाहर आता है। रज चक्र के रूप में रक्त के साथ वह बाहर आ जाता है, अर्थात मादाओं का जो गर्भाशय का अंत स्तर है वो टूट करके निकलता रहता है और यह अंत स्तर रज चक्र के द्वारा योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। इस चक्र के समय संभोग करने की इच्छा पैदा नहीं होती। जब ये चक्र चल रहा होता है उस समय संभोग करने की इच्छा पैदा नहीं होती, इच्छा नहीं होती। मनुष्य के अंदर, मानव जो मादा है उसके अंदर यह 3 से 5 दिन का होता है। मानव मादा की बात करें तो यह मानव मादा में 3 से 5 दिन का होता है। चक्र की लयबद्धता रिदमिक जो है वो हर महीने चलती रहती है। हर महीने वो चक्र लयबद्ध रूप से चलता रहता है। तो रज चक्र के दौरान मादाओं के अंडाशय के अंदर कुछ परिवर्तनों के कारण से प्राइमेट जंतु बंधक लंगूर मनुष्य के अंदर उनका गर्भाशय का अंत स्तर टूट करके बाहर आ जाता है, रज चक्र के साथ साथ बाहर आ जाता है। इस प्रकार से इसमें रक्त के साथ साथ बाहर आ जाता है और रज चक्र के समय संभोग की इच्छा पैदा नहीं होती। मनुष्य की मादा में यह 3 से 5 दिन का होता है। अगला है मध्य चक्र, दूसरा है मध्य चक्र ओएस्ट्रस का। तो इसमें क्या होता है, यह नॉन प्राइमेट जंतु अप्राइमेट जंतुओं के अंदर मिलता है, दुधारू पशुओं के अंदर भी मिलता है। यह अप्राइमेट स्तनधारी मादाओं के अंडाशय प्रजनन मार्ग में हार्मोनों में होने वाले चक्रीय परिवर्तन की श्रृंखला है। मादा के अंडाशय में, प्रजनन मार्ग में और हार्मोनों के द्वारा होने वाली एक चक्रीय श्रृंखला है, जैसे गाय में, कुत्ता में, बिल्ली में, भैंस, घोड़ी, बकरी आदि के अंदर। गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ी, भैंस, बकरी आदि के अंदर मध्य चक्र चलता है। मध्य चक्र के दौरान जंतु के अंदर हार्मोनों का स्राव तीव्रतम होता है, विशेषकर एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव अधिक होता है। एस्ट्रोजन के अधिक स्राव के कारण से मादा के अंदर तीव्र कामोत्तेजना उत्पन्न होती है, जिससे मादा में तीव्र संभोग की इच्छा पैदा होती है। वो जंतु इसी तीव्र कामोत्तेजना अवस्था के अंदर ही प्रजनन की अनुमति प्रदान करते हैं नर को। इसके बाद में वो नर को ये जो मध्य चक्र है समाप्त हो जाता है, जो कामोत्तेजना की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है, तब मादा नर को सहवास की अनुमति प्रदान नहीं करती है। तो मध्य चक्र के दौरान मादाओं नॉन प्राइमेट्स जंतु होते हैं, गाय, भैंस, घोड़ी, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि के अंदर, उनमें हार्मोनों की तीव्रता के कारण से बहुत अधिक परिवर्तन आता है। विशेषकर एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता के कारण से जंतु में तीव्र कामोत्तेजना उत्पन्न होती है। उस समय उनमें तीव्र संभोग की इच्छा पैदा होती है। इसको ओएस्ट्रस काल भी कहा जाता है। ओएस्ट्रस काल के दौरान ही जंतु प्रजनन प्रक्रिया के लिए नर को अनुमति प्रदान करते हैं। ओएस्ट्रस काल जब नहीं होता है उस समय नर को सहवास की अनुमति प्रदान नहीं की जाती। तो यह अलग अलग जंतु में अलग अलग समय का होता है। जैसे गाय में 18 घंटे का, कुत्ता में, बिल्ली में 1 सप्ताह का, हिरण में 1 वर्ष का। 18 घंटे का गाय में, कुत्ता, बिल्ली के अंदर 1 सप्ताह का, 1 सप्ताह तक वो प्रजनन कर सकते हैं, जबकि हिरण में 1 साल तक यह ओएस्ट्रस काल चलता है। हिरण में 1 साल तक प्रजनन प्रक्रिया हो सकती है। इस काल में अगर संभोग नहीं होता है तो मादा प्राणी गर्भाशय का अंत स्तर टूटकर रक्त के साथ बाहर निकल आता है बाहर। हिरण में ओएस्ट्रस काल साल में 1 बार होने के कारण से मोनोएस्ट्रस कहते हैं। हिरण में ओएस्ट्रस काल साल भर होने के कारण, साल में 1 ही बार होगा, पूरे साल भर चलेगा वो, तो 1 ही बार होने के कारण से मोनोएस्ट्रस कहते हैं। कुत्ते में 2 बार होता है, उसे बाइएस्ट्रस कहा जाता है। तो हिरण के अंदर साल में 1 बार होता है मोनोएस्ट्रस, जबकि कुत्ते में साल के 2 बार होने से बाइएस्ट्रस कहते हैं। ये था प्रजनन प्रावस्था, ये पूरा प्रजनन प्रावस्था। तो प्रजनन प्रावस्था के अंतर्गत अपन ने क्या देखा, एक तो देखा पादपों के अंदर प्रजनन प्रावस्था की टाइप मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, और उसके बाद में जंतु प्रजनन प्रावस्था की टाइप सतत प्रजनक और मौसमी प्रजनन। तो ये था प्रजनन प्रावस्था। इसके बाद आता है जीर्णावस्था। सेलिस टाइम। तीसरी अवस्था है भी, पहली किशोरावस्था था, दूसरा क्या था प्रजनन प्रावस्था, तीसरा जीर्णावस्था। इस अवस्था के अंदर प्रजनन प्रक्रिया रुक जाती है, वृद्धि बहुत धीमी हो जाती है। धीमी क्या, वृद्धि ऋणात्मक और हो जाती है। अब अंग जो है वो शिथिल हो जाते हैं, कमजोर होने लग जाते हैं, अंग कमजोर होने लग जाते हैं, काम जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है, प्रजनन प्रक्रिया बंद हो जाती है, अंगों की जो प्रक्रिया है, कार्य क्षमता है वो धीमी हो जाती है, अंग धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं। बीमारियां हैं, स्वास्थ्य है, उसके प्रति बहुत अधिक गंभीरताएं बढ़ जाती हैं। तो यह प्रजननोपरांत काल होता है जिसमें प्राणी के शरीर की कार्य की एवं संरचना
का पतन होता है, जीव की संरचना और शरीर की कार्य संरचना का पतन होता है और प्राकृतिक मृत्यु का संयोग बन जाता है। प्राकृतिक मृत्यु का संयोग बनना शुरू हो जाता है। शरीर के सभी देह अंगों ऊतकों जैसे रक्त है, फेफड़े हैं, हृदय है, मस्तिष्क है, नेत्र है, रक्त आयतन है, पेशी है, इनकी क्षमता घट जाती है। रक्त, पेशी, आयतन, रक्त है, पेशी है, रक्त आयतन, पेशी, हृदय, फेफड़े, नेत्र, इनकी क्षमता कम हो जाती है। रोग उत्पत्ति एवं अनियमितताओं का दौर बढ़ जाता है। बार बार रोग होने, अनियमितताएं होना, ये विकास होने लगता है, इनका बढ़ना और प्राणी मृत्यु की ओर चला जाता है, प्राणी मृत्यु की ओर प्रस्थान कर जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रावस्थाएं होती हैं लैंगिक प्रजनन के अंदर, किशोरावस्था, प्रजनन प्रावस्था और जीवनावस्था। इसके बाद आता है लैंगिक जन्म की घटनाएं। लैंगिक जन्म की कुछ घटनाएं, लैंगिक जन्म में क्या क्या घटनाएं होती हैं? लैंगिक जन्म के पूरे लैंगिक जन्म में घटनाएं, कुछ घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं को अलग अलग बांटा गया है। लैंगिक जनन करने वाले जीव परिपक्व अवस्था प्राप्त करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। परिपक्व अवस्था प्राप्त करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। लैंगिक जन संबंधी संरचनाएं जीवों में भिन्न होती हैं। लैंगिक जनन में जो संरचनाएं होती हैं वो जीवों में भिन्न भिन्न होती हैं। युग्मक भिन्न भिन्न होते हैं, उनकी संगति भिन्न भिन्न होती है, तो कई चीज भिन्न होती है, परंतु भिन्न जीवों में कुछ आधारभूत संरचनाएं समान होती हैं जिन्हें लैंगिक घटनाएं कहा जाता है। जैसे युग्मक निर्माण, लैंगिक जनन में सभी जीवों के अंदर होगा युग्मक निर्माण, युग्मकों का स्थानांतरण, युग्मक संलयन, निषेचन, युग्मनज का बनना, भ्रूण का बनना, ऐसी घटनाएं हैं जो लगभग समान होती हैं। इसी के आधार पर लैंगिक जनन की घटनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। लैंगिक जनन की घटनाओं को 3 भागों में बांट दिया। निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन से पहली घटनाएं, फिर निषेचन प्रक्रम जिसमें निषेचन होता है वो प्रक्रम, और उसके बाद में निषेचन पश्चात घटनाएं। निषेचन पूर्व, निषेचन पश्चात। देखिए, निषेचन से पहले जीवों के युग्मकों का निर्माण होता है। युग्म निर्माण होने के बाद में युग्मों का आपस में संलयन होता है। युग्मक आपस में संलयित होकर के निषेचन प्रक्रिया होती है। तो निषेचन सेकंड नंबर पे आ रहा है। दूसरे नंबर पर तो निषेचन पूर्व घटनाएं, लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं जिनमें निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन घटनाएं और निषेचन पश्चात घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाओं को मुख्य रूप से 2 घटनाओं बांटा गया है। एक होता है युग्मक जनन और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जनन प्रक्रिया जिसके अंदर लैंगिक जनन करने वाले जीव युग्मक निर्माण करते हैं। निम्न श्रेणी से लेकर उच्च श्रेणी के जंतुओं में युग्मक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। निम्न श्रेणी के जंतु के अंदर कई निम्न श्रेणी के जंतु में एक ही जंतु के द्वारा दोनों प्रकार युग्मक बनाए जाते हैं और युग्मक समान प्रकार के होते हैं, उन्हें सम युग्मक कहा जाता है। लेकिन उस निम्न श्रेणी के जंतु ऐसे भी होते हैं जिनके युग्मक व्यवहार में भिन्न होते हैं परंतु संरचना में समान होते हैं। अर्थात संरचना समान होगी परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें कार्यात्मक असम युग्मक कहते हैं। असम युग्मक। लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके युग्मकों का कार्य भी भिन्न है और उनकी संरचना भी भिन्न है, वो बिल्कुल विषम युग्मक कहलाते हैं। जैसे कि मानव में फ्यूकस एक फंजाई या फफूंद, फ्यूकस के अंदर, फंजाई के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो अपन यहाँ पर युग्मकों की बात करते हैं। तो देखिए, अगुणित लैंगिक कोशिकाओं अथवा युग्मकों के निर्माण, अगुणित लैंगिक कोशिकाओं अथवा युग्मकों के निर्माण एवं विभेदन की प्रक्रिया युग्मक जन्म कहलाती है। अगुणित लैंगिक संरचनाएं, अगुणित जो होते युग्मक, अगुणित लैंगिक संरचनाएं युग्मकों अथवा युग्मकों के निर्माण एवं विभेदन की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवों के अंदर युग्मक सभी में समान प्रकार के नहीं होते। निम्न श्रेणी के कुछ जीवों, शैवालों के अंदर आदि के अंदर युग्मक समान प्रकार के भी हो सकते हैं। तो लैंगिक जनन द्वारा युग्मक बनाने वाले निम्न श्रेणी के जीवों में युग्मक संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से समान होते हैं। लैंगिक जनन करने वाले निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं, निम्न श्रेणी के जीव होते हैं, उनमें युग्मक यदि संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से समान होते हैं तो ऐसे युग्मकों को सम युग्मक कहा जाता है। जब युग्मक लैंगिक जनन करने वाले जीव के अंदर युग्मक संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से समान होते हैं तो सम युग्मक कहा जाता है। जैसे कि ये 2 युग्मक, नर और मादा युग्मक, दोनों ही क्या है, समान होते हैं।
दोनों व्यवहार में, कार्य में, संरचना में दोनों ही समान होते हैं। तो लैंगिक जड़ करने वाले जीवों में यदि युग्मक, दोनों युग्मक कार्यात्मक और संरचनात्मक रूप से समान होते हैं तो उन्हें समयुग्मक कहा जाता है। समयुग्मक जैसे कि यूरोथ्रिक्स के अंदर, यूरोथ्रिक्स क्लेडोफोरा शैवाल है, यूरोथ्रिक्स है, इनके अंदर समान प्रकार के युग्मक बनते हैं, क्लेडोफोरा या फिर यूरोथ्रिक्स। दो उदाहरण दे रखे हैं, क्लेडोफोरा, यूरोथ्रिक्स, समान प्रकार के युग्मक बनते हैं। कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं, निम्न श्रेणी के शैवाल स्पाइरोगाइरा है, और निम्न श्रेणी के शैवाल स्पाइरोगाइरा के अंदर बनने वाले युग्मक, दोनों ही युग्मक होते तो समान ही प्रकार के हैं, लेकिन उनके अंदर कार्यात्मक रूप से समानता नहीं होती, व्यवहारिक रूप से समानता नहीं होती। तो ऐसे युग्मों को कार्य की असमयुग्मक कहते हैं। कार्य की असमयुग्मक कहलाते हैं। स्पाइरोगाइरा में युग्मक संरचनात्मक तौर पर तो समान होते हैं, परंतु कार्य की स्तर पर वो असमान होते हैं, विभिन्न होते हैं, तो उन्हें कार्य की असमयुग्मक या असमयुग्मक कहा जाता है। अधिकतर जीव जो लैंगिक जनन द्वारा गुणित होते हैं या जनित होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उनमें दो प्रकार के बाह्य रूप से, बाहर से ही अंतर करने वाले युग्मक बनते हैं। ये युग्मक संरचनात्मक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं और इनको अलग अलग नाम भी दिया जाता है। नर युग्मक को शुक्राणु, जबकि मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। तो अधिकांश लैंगिक जनन करने वाले जीवों के अंदर युग्मक जो है वो कार्यात्मक संरचनात्मक रूप से भिन्न होते हैं। इन युग्मकों को, ये युग्मक भिन्न भिन्न होते हैं, इन्हें विषम युग्मक कहा जाता है। विषम युग्मक कहा जाता है। विषम युग्मक जैसे कि फ्यूकस एक शैवाल है, फ्यूकस एक भूरी शैवाल है, फ्यूकस भूरी शैवाल होती है, ब्राउन रंग की, तो फ्यूफाइस। विषम युग्मक जो है एक शैवाल, फ्यूकस एक भूरी शैवाल है, उसके अंदर और मानव के अंदर युग्मक बनते हैं भिन्न भिन्न, इसलिए विषम युग्मक कहा जाता है। मानव के अंदर नर युग्मक लंबा चल होता है, शुक्राणु कहलाता है, जबकि मादा युग्मक गोल अचल होता है, जो अंडाणु कहलाता है। तो ये विषम युग्मक। तो युग्मक जनन के अंतर्गत आपने देखा कि जंतुओं के अंदर युग्मक जो इस प्रकार से बनते हैं। अगर युग्मक संरचनात्मक कार्यात्मक रूप से समान होते हैं तो उन्हें समयुग्मक कहते हैं, जैसे क्लेडोफोरा में, यूरोथ्रिक्स में। अगर युग्मक जो बनने वाले युग्मक है वो संरचनात्मक रूप से समान है परंतु व्यवहार या फिर कार्य में भिन्न है तो उन्हें कार्यात्मक असमयुग्मक या असमयुग्मक कहा जाता है, जैसे स्पाइरोगाइरा में। और यदि लैंगिक जनन करने वाले जीव लैंगिक जनन द्वारा गुणित होते हैं, उनके अंदर बनने वाले युग्मक बाह्य रूप से भी भिन्न भिन्न होते हैं, संरचनात्मक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं, कार्यात्मक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे युग्मकों को विषम युग्मक कहा जाता है। जैसे कि फ्यूकस एक भूरी शैवाल और मनुष्य के युग्मक होते हैं। और भी जंतु हैं, बहुत सारे स्तनधारी जंतु होते हैं। शुक्राणु अंडाणु हमेशा विषम युग्मक होते हैं। मनुष्य की जगह आप और भी उदाहरण दे सकते हैं, बहुत सारे जंतुओं के अंदर शुक्राणु अंडाणु बनते हैं, पशुओं के अंदर बनते हैं, अन्य जंतुओं के अंदर बनते हैं, तो वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। मानव के अंदर शुक्राणु, नर युग्मक को शुक्राणु चल होता है, लंबा होता है, जबकि मादा के अंदर अंडाणु गोल और अचल होता है। ये था युग्मक जनन के अंदर। अब जीवों के अंदर लैंगिकता का हमें पढ़ेंगे, जीवों में लैंगिकता भी किस प्रकार से होती है। कि जीवों के अंदर लैंगिकता में पादपों के अंदर, जंतुओं के अंदर कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें से नर पुष्प लगता है, कुछ पादप ऐसे होते हैं दोनों प्रकार पुष्प लगते हैं, नर पुष्प मादा पुष्प, कुछ फूल ऐसे पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं। कुछ पुष्पों के अंदर स्त्री केसर ही होता है, पुंकेसर नहीं होता। इस प्रकार से पादपों के अंदर ये लैंगिकता ज्यादा पाई जाती है, जंतुओं में कम मिलती है। जंतुओं के अंदर केंचुआ एक ऐसा प्राणी है जो कि द्विलिंगाश्रयी है, अर्थात वो एक ही केंचुए के द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बनाए जाते हैं। केंचुआ है, फीताकर्मी है, इनके अंदर इस प्रकार की घटनाएं मिलती हैं। तो जीवों में लैंगिकता का टॉपिक जो है हम अगले क्लास के अंदर पढ़ेंगे।